हेलो फ्रेंड्स, मैं एसएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और 28 मई को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ और उस प्रीलिम्स के एग्जाम में मैं अपने सेगमेंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका डिस्कशन आपके साथ करूंगा। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आप इजी कह सकते हैं, ठीक है, कितने ऐसे थे जिनको आप मॉडरेट कह सकते हैं और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आप टफ कह सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि किन क्वेश्चंस को हमें टैकल करना चाहिए या किन क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकते, चाहे जितना भी आपने पढ़ रखा हो। तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है, पुरोधा भी हो, वो भी सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं कर सकता। यूपीएससी इस तरीके का जो है पेपर ही बनाता है। और जो पेपर का पैटर्न रहा, जो स्टूडेंट्स पेपर देकर क्या उन्होंने बताया, उन्हें पेपर के पैटर्न में कुछ चीजें नई दिखाई दी। ये नई चीजें ऑप्शंस के तरीकों को लेकर के थी कि विकल्प वाले क्वेश्चन इस बार नहीं थे और उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया। और ऑप्शंस में उन्होंने ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन, बोथ, ऑल थ्री, ऑल ऑफ द अबव, इस तरीके के जो है आंसर्स आपको दिए हैं। तो कई तरीके के जो क्वेश्चंस के बोर्ड में थोड़ा सा बदलाव किया गया, जिसकी वजह से लोगों ने पेपर को, कुछ का कहना था कि नहीं पेपर जो था वो एक एवरेज पेपर कह सकते हैं आप, कुछ लोगों ने कहा नहीं पेपर बहुत टफ था, कुछ ये भी कह रहे थे सर वो इजी और टफ का एक जो है कॉम्बो था। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी इस तरीके से सरप्राइज आपको हर बार करता है। ये कोई नया नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है। अगर हम बात करें इस बार हिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चंस की, तो आप देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 13 है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन 19 थे, 19 के अप्रोक्स लास्ट ईयर क्वेश्चंस थे आपके आर्ट एंड कल्चर को मिला करके, लेकिन इस बार क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 13 केवल रह गई है। लेकिन एक मजे की बात आप देखिए कि इस बार मेडिवल और मॉडर्न का रोल, क्योंकि मॉडर्न हमेशा एक ट्रेंड में रहता था कि 40% 50% के आसपास आप मॉडर्न को लेकर के चलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एंशिएंट का रोल बढ़ गया है, एंशिएंट का रोल बढ़ा है और लगभग अगर आप देखें तो 8 क्वेश्चन के आसपास जो है 8 या 9 क्वेश्चन वो आपको किससे मिलेंगे, अर्ली मेडिवल एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा फोकस आयोग का इस एरिया पर हो रहा है। और मैं अपने क्लास लेक्चर में, मेरे जो यूट्यूब पर वीडियोस पढ़े उनमें मैंने कई बार बात कही थी कि आर्ट एंड कल्चर को आप फोकस करिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर लगातार जो है आयोग उस पर क्वेश्चन आपके बना रहा है। आप संगम बेस को देखिए, कई ईयर से संगम बेस पर क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पिछली बार संगम बेस से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जब स्टेटमेंट दिए थे, और इस बार संगम बेस से फिर एक क्वेश्चन उन्होंने उठा करके पूछा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं और इनको हम क्या करते हैं, बहुत पढ़ते नहीं है। ज्यादातर फोकस किस पर रहता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर रहता है। तो हम आर्ट एंड कल्चर में इन चीजों को क्या करते हैं, जो है स्किप कर जाते हैं। तो यहां पर आयोग के पेपर में जो सरप्राइज होना आपके लिए कोई नया नहीं है। हर बार आयोग कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे आप सरप्राइज होइए। आयोग के साथ जो है पेपर के मोड को भी जानते हुए चलेंगे, मैं बताता हुआ चलूंगा और ऑप्शंस को भी आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा कि क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इसमें इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धान्य कटक व्हिच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासांघिक लोकेट। तो देखिए यहां पर जो ये महासांघिक की बात की जा रही है, तो महासांघिक बुद्धिज्म की एक विचारधारा थी, ठीक है, एक आप कह सकते हैं जो संप्रदाय था। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान बुद्धिज्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, स्थिर और महासांघिक, ठीक है। अब महासांघिक विचारधारा का सेंटर इनमें से कौन जो है, धान्य कटक, ये कहां है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो इसका सही उत्तर है ए, आंध्र प्रदेश। देखिएगा धान्य कटक का जो पुराना नाम है इसे धरणी कोट भी कहा जाता है, धरणी कोट भी कहा जाता है। और वर्तमान में जो अमरावती रीजन है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। और अमरावती आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट जो है आर्किटेक्चर के लिए, बौद्ध स्थापत्य के लिए जो है वो प्रसिद्ध रहा है। तो यहां पर महासांघिक विचारधारा जो कि बौद्ध धर्म की एक प्रोमिनेंट विचारधारा थी, उसका सेंटर कौन सा था, धान्य कटक, ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र रीजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए जरा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहां पर देखिए स्तूपों से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं, देखिए प्रीलिम्स से ये क्वेश्चन आपका जो है वो बहुत आसानी से कवर नहीं होता, क्योंकि प्रीलिम्स में जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है और बहुत ही इन डेप्थ जाकर के आर्ट एंड कल्चर को देखता है, तभी आपको प्रीलिम्स को कवर करते हैं, वरना मेंस में ये आपके लिए आसानी से मिल जाता है। तो अगर आप प्री और मेंस को पैरेलली साथ साथ लेकर के चल रहे थे, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, ये एक मॉडरेट क्वेश्चन होगा, वरना क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था जो पहला क्वेश्चन था। आइए, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्तूपों से संबंधित स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब यहां पर पहला स्टेटमेंट आप देखिए, द कांसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। अब यहां पर एक जो चीज लगी हुई है, इसको आपको देखने की जरूरत है। अगर ये इन ओरिजिन का प्रयोग ना किया हुआ होता, द कांसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट, तो आंसर कुछ दूसरा हो जाता है। लेकिन यहां पर हिंदी वर्जन इसका जो है उसमें मूलतः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब आप जरा समझिएगा,
तो मूलतः जब आप बात कर रहे हैं तो स्तूप जो है मूलतः किससे संबंधित माने जाते हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाते हैं, ये सही हो जाएगा आपका। लेकिन अगर ये इन ओरिजिन में लगा होता और होता द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट, तब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म की परंपरा से ही आए, शुरुआत हुई। ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर जो फायर अल्टर्स होते थे, हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं होती थी, उनकी जो लौ होती थी, जो फायर होती थी, उसको भी क्या कहा गया, स्तूप का नाम दिया गया। और बुद्धिज्म से पहले भी जो सेंट्स वगैरह होते थे, उनको समाधि की मुद्रा में इस तरीके के एक अंड से, या जिसे आप कहते हैं ओवल शेप स्ट्रक्चर से ढका जाता था, जो कि स्तूप का ही एक रूप माना जाता है। तो अगर यहां पर इन ओरिजिन नहीं लगा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, और तब जो है आपका उत्तर ये सही नहीं होता। लेकिन अब यहां पर चूंकि कह दिया उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, तो मूलतः लगाया हिंदी में, देखिए यहां से इन ओरिजिन लगाया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है मूलतः। यही जो है एक कंफ्यूजन जो है क्रिएट कर रहा है लोगों के दिमाग में, और इसीलिए आपको अलग अलग आंसर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हिंदी वाले आंसर को देख करके चले मूलतः, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और अगर इन ओरिजिन यहीं से उत्पत्ति मानी जाती है, बुद्धिज्म में ही उत्पत्ति हुई पहली बार, स्तूप का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर भी मैंने इसलिए कहा कि आप इसको मैं सर्किल कर दे रहा हूं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, बायो के आंसर का हमें वेट करना पड़ जाएगा इस ऑप्शन के लिए। बाकी अगर आप देखें स्तूप जनरली डिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, तो जो अवशेष होते थे उनको जो है रखा जाता था, ऊपर स्तूप का निर्माण किया जाता था। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने स्तूप का देखा हुआ है। ये ओवल शेप पार्ट है, इसे अंड कहा जाता है। यहां पर ये सबसे पवित्र स्थान, इसको हर्मिका बोलते हैं। इसके ऊपर जो है दंड होता था, और फिर इसमें अम्ब्रेला या छत्रक लगे हुए होते थे। तो ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता था, क्योंकि यहां पर जो है लॉर्ड बुद्धा के जो फिजिकल रिमेन्स थे जो है उनको रखा गया था। आप ये जानते हैं अजातशत्रु के समय में लॉर्ड बुद्धा के अस्थि अवशेषों के 8 दावेदार थे, क्लेम किया था 8 लोगों ने, और उसी पर स्तूपों की रचना की गई। अगर तो ये देखें तो स्टेटमेंट इस हिसाब से सही हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अगर आप स्तूप के बारे में पढ़ा होगा आपने आर्ट कल्चर में, तो 4 प्रकार के स्तूप आपको बताए गए। शारीरिक, बुद्धा के फिजिकल रिमेन्स पर बनाए गए। पारिभौगिक, ऐसे स्तूप जिनको बुद्धा ने जो चीजें बुद्ध ने यूज की, जैसे वेसल, उनका वुडन सैंडल, खड़ाऊ हो गया, कमंडल हो गया, इन चीजों पर बनाए गए। ठीक है, तो आपने कहा शारीरिक, पारिभौगिक, उद्देश्य। तो जब लॉर्ड बुद्धा की जो बर्थ को लेकर के, जन्म से संबंधित घटनाओं को लेकर के स्तूप बनाया गया, उद्देश्य। और फिर आपका संकल्पित, संकल्पित जो है वे छोटे स्तूपा होते थे, और जब आपकी कोई मान्यता पूरी हो जाती थी तो आप ये तय करते थे कि हम इस स्तूप का निर्माण करवाएंगे। जैसे हिंदू धर्म में आप आश्रम में देखते हैं कि कोई जो है मंदिर में बड़ा सा घंटा लगवा देता है, बेल लगवा देता है, कोई कमरे बनवा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो संकल्पित होते थे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब इस हिसाब से अगर हम आंसर की बात आपके साथ करें, अगर मैं इस हिसाब से आपसे उत्तर की बात करूं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक ऑप्शन ऑल ऑफ 3 जो ज्यादातर लोग दे रहे हैं आपको, क्या मिल रहा है, ऑल ऑफ 3। ठीक है, लेकिन ये ओनली 2 भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इस पर सर्किल बनाया, मैं स्टार कर दे रहा हूं। इन ओरिजिन के टर्म में अगर हिंदी और इंग्लिश के वर्जन में डिफिकल्टी आएगी, तो यहीं पर ये टेक्निकल पार्ट फंसने वाला है आपका, और उत्तर में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। वैसे तो ज्यादातर लोग ऑल 3 बता रहे हैं, लेकिन इसका ऑप्शन ओनली 2 भी हो सकता है, जिसका रीजन मैंने आपको दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, कोरकई, पोम्पुहार, मुचरिस, मुजरिस बोला जाता है इसको, लोग जो है बोलते हैं क्या, मुचरिस लिखा हुआ है, मुजरिस बोलते हैं, टोंडी बोलते हैं। तो कोरकई, पोम्पुहार, मुचरिस वर वेल नोन एज। तो आप ये ध्यान रखिए, जब आपने हिस्ट्री में पोस्ट मॉडर्न पीरियड को पढ़ा होगा, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड से जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, ये वो पीरियड है जिसमें आप रीजनल डायनेस्टीज में, भारत में रीजनल डायनेस्टी जो थी, शुंग, कर्ण, सातवाहन, वाकाटक, इनके बारे में पढ़ते हैं। और यही वो समय है जब फॉरेन इन्वेडर्स भी आते हैं, जिनमें इंडो ग्रीक्स, सीथियंस, शक, पार्थियंस और कुषाण आते हैं। तो इस दौरान आप देखते हैं इंडो रोमन ट्रेड भी हो रहा था, व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन इस एरिया में पूछे जाते हैं, वो आपके आर्ट एंड कल्चर से, और खास तौर पर स्कल्पचर, मूर्ति कला से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, अमरावती आर्ट, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या फिर पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन वहीं से आपका दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कोरकई, मुचरिस, पोम्पुहार, ये क्या है, कैपिटल सिटीज थे, पोर्ट्स थे। तो सिंपल सी बात है, ये सब क्या थे, बंदरगाह थे, ये सब पोर्ट्स थे। ठीक, इसमें बारबेरिकम भी आ जाता है, अरिकामेडू भी आ जाता है, ताम्रलिप्ति भी आ जाता है। तो ऐसे तमाम सारे पोर्ट्स हैं जिनको आप ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पर देखते हैं। तो ये सब क्या थे, बंदरगाह थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट्टकिरुतल एज मेंशन्ड इन संगम पोएम्स। अब संगम कविताओं में जो वट्टकिरुतल है, ये क्या है। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको बता दूं,
कि ये क्वेश्चन कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान इसलिए नहीं है क्योंकि संगम एज से मैं अभी अपने जो मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया था इस वीडियो का, जो शुरुआत की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर आप देखें तो ये मेरी समझ में ये एक टफ क्वेश्चन है, तो पहली बात तो इसे ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन आयोग में करें ये जरूरी नहीं है, ये टफ क्वेश्चन है, इसे आपको क्या करना चाहिए था, ड्रॉप कर देना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम संगम एज से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन में उन्होंने जो लिटरेचर उसमें वीरता का गुणगान किसमें किया गया है, प्रेम काव्य किसे कहा गया है, तो इस तरीके से अहमपुरम वाला वो जो है क्वेश्चन लास्ट ईयर का आया था। लेकिन इस बार ये और डेप्थ में चलेगा और उन्होंने पूछा कि ये जो प्रैक्टिस है वृत्ता किरुतल की, ये प्रैक्टिस है क्या, तो ये टफ क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको इसे टच नहीं करना चाहिए था पेपर के अंदर। फिर भी अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है या आपका हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, या पहले से लोग वो तैयारी करते हैं जिनका एक विषय ऑप्शनल के रूप में हिस्ट्री है, उनको छोड़ करके अगर आप जीएस की तैयारी करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। लेकिन मैं उत्तर आपको बता देता हूं कि ये एक प्रैक्टिस होती थी, तो जब कोई राजा पराजित हो जाता था तो पराजित होने के बाद, ठीक है, वो सुसाइड करता था, तो सुसाइड करने के लिए वो क्या करता था, भूखा रहता था और फिर उसकी जो है मृत्यु हो जाती थी। आप इतना टेक्निकल ना समझे तो थोड़ा सा समझिए, जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना, याद करिए, जैनिज्म में आपने पढ़ा था संलेखन सिस्टम, जिसको आप संथारा प्रथा भी कहते हैं, संथारा प्रथा भी कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ बॉडी। उसमें क्या किया जाता था, उपवास के माध्यम से शरीर का त्याग किया जाता था, प्राणों का त्याग किया जाता था। तो ये प्रैक्टिस आप संलेखन सिस्टम के रूप में कहां देखते हैं, जैनिज्म के अंदर देखते हैं। और यही अगर आप देखिए लगभग सिमिलर है, कहां से, वट्ट किरुतल संगम एज में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये टफ क्वेश्चन है, अगर आप केवल जीएस पढ़ रहे हैं, आपका ऑप्शन हिस्ट्री नहीं, तो आपको छोड़ देना चाहिए था, इसे नहीं करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो निम्न राजवंशों के बारे में आपको देखना है, होयसल, गहलवाल, काकतीय, यादव। होयसल डायनेस्टी कहां थी, कर्नाटका। गहलवाल कन्नौज से रूल कर रहे थे, हालांकि इनका नेटिव प्लेस जो था वो बनारस था, चंद्रदेव इनके संस्थापक थे, फाउंडर थे। काकतीय डायनेस्टी आंध्र प्रदेश, एक पॉपुलर रूलर का नाम आपने सुना है प्रताप रुद्रदेव। और यादव डायनेस्टी जो आपकी महाराष्ट्र और आंध्रा के बॉर्डर पर थी, यादव डायनेस्टी, और यादव डायनेस्टी रामचंद्र देव। तो ये महाराष्ट्र और तेलंगाना रीजन आप कह सकते हैं इसमें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी 8th सेंचुरी की नहीं है। अगर आप ट्रेंड को देखें और समझने की कोशिश करें तो लगातार अर्ली मिडिल पीरियड से पूर्व मध्यकाल के हिस्से से वो क्या करते हैं, या तो डायनेस्टीज के नाम दे देते हैं, उनको कहते हैं सीक्वेंस कर लीजिए, कौन पहले आया था कौन बाद में। ऐसा क्वेश्चन आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा है, इस बार फिर प्रोविंशियल डायनेस्टीज से क्वेश्चन पूछा है, और इस बार क्या कह रहे हैं कि वो 8th सेंचुरी से संबंधित नहीं है। तो अब आप जरा देखिए, पहली बात तो आप इसमें एलिमिनेशन का प्रोसेस लगा सकते थे। अगर आपने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा है, और दिल्ली सल्तनत को कायदे से पढ़ा इसलिए होगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पढ़ना रहता है, तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कब था, 1296 से 1320, मतलब 13th और 14th सेंचुरी का जो अर्ली फेज है उसमें अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही दक्षिण के एक्सपेडिशन किए गए, अभियान किए गए, जिसमें उसने यादव डायनेस्टी के रूलर, ठीक है, रामचंद्र देव को पराजित किया था। रामचंद्र देव को पराजित किया तो रामचंद्र देव ने एलिचपुर की जो रेवेन्यू था वो देना स्वीकार कर लिया था, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और यहां पर देखिए काकतीय डायनेस्टी है जिसके रूलर थे प्रताप रुद्रदेव। ये वही है डायनेस्टी जहां से कोहिनूर डायमंड जो है वो मिलता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि ये एक्सपेडिशन कर कौन रहा था, मलिक कफूर कर रहा था। और आप ये जानते हैं कि साउथ इंडिया के एक्सपेडिशन मलिक कफूर ने किए थे। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो ये तीसरी डायनेस्टी और चौथी डायनेस्टी तो एलिमिनेट हो गई। ये 13th-14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की बात करें तो आप बहुत लेट हो गए, आप जाकर के 8th की बात करें। अब आगे गढ़वाल डायनेस्टी की। गढ़वाल डायनेस्टी आपको नहीं याद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सारी चीजें याद ही रहेंगी और किसी को भी याद नहीं रहती, लेकिन इसका जो है एलिमिनेशन कैसे आप कर सकते हैं ये आपको सोचने वाली बात है। थोड़ा सा अगर आप इस पर जो है ध्यान से अगर आप चीजों को जो है समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि प्रेशर इतना रहता है कि शांत रहना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो शांत रख पाते हैं अपने मस्तिष्क को, ठीक है, जो दृढ़ निश्चय के साथ बैठे होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं और वो क्वेश्चंस को कवर भी करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग तो है ना जो क्वालिफाई भी करेंगे, ऐसे पेपर को भी क्वालिफाई करेंगे जिसको आप बहुत टफ बता रहे हैं। तो देखिए यहां पर गढ़वाल डायनेस्टी के जयचंद शासक थे, चंदावर का युद्ध लड़ा 1194 में। बटला चंदावर हुआ, हमें नहीं मालूम, ये तो फैक्ट मालूम है ना, चंदावर का युद्ध 1194 में। इसका मतलब ये डायनेस्टी का रूल भी कर रही होगी, तो 11th और 12th सेंचुरी के अंदर होगी, तो ये भी 8th सेंचुरी की नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बच रहा होयसल, जहां आपको घोर कंफ्यूजन होगा कि होयसल कब। तो अगर आपको ये मालूम है कि साउथ इंडियन डायनेस्टीज में चालुक्य डायनेस्टी के पतन के बाद होयसल जो है वो रूल करते हैं,
इनका जो टेम्पल आर्किटेक्चर में होयसलों का योगदान रहा है। हेलेबिडु इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो चालुक्य डायनेस्टी जो थी वो 8th सेंचुरी में रूल कर रही थी और चालुक्यों के बाद में आए हैं, इसलिए होयसल भी नहीं हो सकते क्योंकि ये 10th सेंचुरी के आसपास का हो जाता है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और इस आधार पर इसका उत्तर होगा डी कि कोई भी उत्तर सही नहीं है, नन। ठीक है, तो कोशिश आप कर सकते हैं, आप इतिहास को अगर पढ़ रहे हैं और सही ढंग से आप लिंक बिठा ले जाते हैं तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में थे जिनमें आपने अगर सही लिंकेज बिठाला हुआ है, जोड़ कर पा रहे हैं चीजों का, तो आप आसानी से चीजों को कवर कर सकते थे और काफी हद तक एलिमिनेट चीजों को कर सकते थे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे, अपने उत्तर की ओर बढ़ सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे टफ है, मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत आसान क्वेश्चन था, डायनेस्टी दी थी, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शंस दिए उस ऑप्शंस के आधार पर आप देखते और आप थोड़ा सा कूल होकर के सोचते तो मुझे लगता है कि जो भी सिंसियर स्टूडेंट हमारे होंगे उन्होंने इसका उत्तर निकाल लिया होगा। और ये जो है इस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को टफ की श्रेणी में बिल्कुल नहीं रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो युग्म दिए हुए हैं, एक तरफ लिटरेरी वर्क दिया हुआ है, मतलब पुस्तकें दी हैं, दूसरी तरफ ऑथर दिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए, ये इसी तरीके के ऑप्शन की बात मैं आपसे अभी कर रहा था। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, या ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, इस तरीके का जो ऑप्शन आपके दिए गए, ये थोड़ा सा नए तरीके का ऑप्शन आपको बनाए गए। लेकिन बिहार पीसीएस को अगर आप देखेंगे तो उसमें इस तरीके के ऑप्शन आते हैं और 5 आते हैं उनमें, और उसमें वो एक दे देते हैं, नन ऑफ दीज, सब में जोड़ देते हैं। तो आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं उस तरीके की चीज जो है आपको बिहार पीसीएस के अंदर दिखाई पड़ेगी उनके ऑप्शंस के अंदर। आइए जरा, अब देवी चंद्रगुप्तम ये बुक है और यहां पर लिखा विल्हड़। विल्हड़ की जो पुस्तक थी उसका नाम था विक्रमांक देवचरित। कौन सी पुस्तक है? विक्रमांक देवचरित। जबकि देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, विशाख दत्त की पुस्तक है। और विशाख दत्त ने एक और पुस्तक लिखी, बहुत पॉपुलर रही, मुद्रा राक्षस। ये वही मुद्रा राक्षस पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के कुल को, क्लान को लेकर के बात की गई और कहा गया है वृषल। वृषल का मतलब क्या होता है? जिसके कुल का पता ही ना हो। तो बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित लिखी थी, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है, तो ये तो पहला गलत हो गया, ये पेयर सही नहीं है। हमीर महाकाव्य तो ये नए चंद्र सूरी का है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। और अगर आपने चौहान डायनेस्टी को प्रॉपर पढ़ा, चौहान डायनेस्टी के लिटरेरी सोर्सेस पढ़े हैं, तो वहां पर आपको इस तरीके के महाकाव्य, पृथ्वीराज आसो, हमीर महाकाव्य, ठीक है, इन सब के बारे में जरूर लिखाया गया होगा और मैंने अपने नोट्स में लिखाया भी स्टूडेंट्स को है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मिल गया आपको, हमीर महाकाव्य नए चंद्र सूरी का, ये सही है, तो ये तो सही हो गया आपका। अब आ गया मिलिंद पढ़ो। मिलिंद पढ़ो सामने दिया हुआ नागार्जुन। अब नागार्जुन का संबंध नहीं है मिलिंद पढ़ो से। मिलिंद पढ़ो जो है ये मिनेंडर, जो इंडो ग्रीक रूलर था, और नागसेन के बीच वार्तालाप, जो कन्वर्सेशन हुआ था मिनेंडर और नागसेन के बीच, उस पर एक पुस्तक लिखी गई थी, मिलिंद पढ़ो। पढ़ो का अर्थ पाली भाषा में किससे है? प्रश्न से है। तो मिलिंद, इसलिए मिलिंद ने या मिनेंडर ने अपने क्वेश्चन पूछे तो नागसेन ने उसका उत्तर दिया था। तो ये भी आपका सही नहीं, ये भी गलत हो गया, तो तीसरा पेयर भी गलत हो गया। अब आप यहीं तक रुक जाएं। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग ये कहेंगे आपसे, क्योंकि जब सोमदेव की बात आती है तो एक पुस्तक आ जाती है, कौन सी? सबसे पॉपुलर पुस्तक आ जाती है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो है ये सोमदेव की पुस्तक है, और लोग, ज्यादातर लोग नीति वाक्यामृत जो है वो सोमदेव की पुस्तक है, ये नहीं जानते। अब आप जरा एलिमिनेशन पर जाने की कोशिश करिए और यहां से देखिए क्या उत्तर निकल सकता था। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है आपका, तीसरा सही नहीं है, ये दो बातें आपको मालूम है, क्योंकि ये पुस्तकें बहुत आसान सी हैं, इनमें कोई टफ नहीं है, ये इजी क्वेश्चन की श्रेणी में था। अब जरा यहां पर एक ऑप्शन आपका जो दिक्कत कर रहा होगा आपको, वो नीति वाक्यामृत कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, तो अगर हम ये देखें कि केवल एक सही है, तो ये बात इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि अभी हमीर महाकाव्य है, नीति वाक्यामृत हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन पहला और तीसरा गलत है, इसका मतलब या तो ओनली 2 होगा, ओनली 3 तो नहीं हो सकता, ऑल 4 नहीं हो सकते, ये तो एलिमिनेट हो गए। अब बच कौन रहे हैं? या तो ओनली 1 है या ओनली 2 है आपका। यहां पर आपको आकर के फंसना था। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको बुक नहीं मालूम थी नीति वाक्यामृत, तो यहां पर कंफ्यूजन आपके लिए होना स्वाभाविक हो सकता है, और ऐसी स्थिति में आपको जरूर गेस करना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है, इसको आपको जरूर गेस करना चाहिए। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स करेक्ट है, क्योंकि नीति वाक्यामृत जो है वो सोमदेव की पुस्तक है, ठीक। तो ये 2 ऑप्शंस आपके क्या हो गए? करेक्ट है, और 2 पेयर क्या है? इनकरेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? 7 नंबर का क्वेश्चन, सोल्स आर नॉट ओनली दी प्रॉपर्टी ऑफ, ये बी बुकलेट है जिसको मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूं, ये बी बुकलेट है। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, but also the rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sect.
The above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following religious sect of ancient India। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से अगर आपने रिलीजन को कवर किया है तो आप इसको टैकल कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं है जनरल स्टडीज के लिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए टफ रहा होगा। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, इसको जरा देखते हैं। मैं उत्तर आपको पहले बता दूं तो इसका सही उत्तर होगा जैनिज्म में, कोई डाउट नहीं है कि ये जैनिज्म की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। कैसे है मैं इसको भी आपको समझा देता हूं, फिर मैं आता हूं आपको एलिमिनेशन बताता हूं कैसे किया गया। जैनिज्म की विचारधारा में एक थ्योरी दी हुई है अनेकांतवाद की। अनेकांतवाद के सिद्धांत को ही हम स्यादवाद भी कहते हैं, सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं। ठीक है, स्यादवाद भी कहते हैं, सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं, क्योंकि 7 विचारधारा इसमें है और ये मिस्टीरियस थ्योरी है, इसलिए इसको स्यादवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जैनिज्म की विचारधारा में ये चीज मानी गई है कि आत्मा जो जीव है ना, वो केवल प्लांट्स और एनिमल ही नहीं है, नेचर में जो कुछ भी पाया जा रहा है उसमें जीव है, सोल है। ये चीज जैन धर्म में मानी गई है और यही कारण है जैनिज्म नॉन वायलेंस को लेकर के बहुत ज्यादा जो है उनका रवैया जो है वो क्या रहता है, एग्रेसिव रहता है, आक्रामक रहता है। आक्रामक सब सही नहीं है हालांकि, लेकिन हाँ मतलब बहुत ज्यादा वो पुरजोर प्रयास करते हैं नॉन वायलेंस के लिए। तो एग्रीकल्चर का भी विरोध कर रहे थे कि कृषि भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि केचुए मर जाते हैं, चूहे मर जाते हैं खेत में अगर आप हल चलाएंगे। तो जैनिज्म की विचारधारा में माना गया कि जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, इस थ्योरी को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें यह आएगा कि कोई भी चीज नेचर में है तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो उसके अंदर सोल या आत्मा पाई जाती है। अब आप देखिए बुद्धिज्म तो ऑप्शन वैसे नहीं होना था, क्योंकि सबसे पहली बात जब भी कभी बुद्ध से पूछा गया कि व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है, तो आत्मा के प्रश्न पर बुद्ध क्या हो जाते थे, मौन हो जाते थे, वो कुछ बोलते ही नहीं थे। तो बुद्धिज्म तो नहीं हो सकता क्योंकि सोल पर तो इन्होंने कोई बात करी ही नहीं है। एक बात। अब बात आती है सैविज्म और वैष्णविज्म की। तो ये जो सैविज्म और वैष्णविज्म की विचारधारा है, वैष्णववाद और शैववाद की विचारधारा जो भागवत विचारधारा है, अगर आप भक्ति मूवमेंट की बात करें या आप सनातन संस्कृति की बात करें तो हमें सपिंड माना जाता है। और इसीलिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम दाह संस्कार करते हैं, पिंड दान करते हैं। सपिंड माना जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक पिंड हैं और उसमें जीव है। यही कारण है कि अगर आप देखें तो हमारे यहां जो लिविंग थिंग्स मानी गई हैं, नेचर में लिविंग थिंग्स मानी गई हैं, जीवित वस्तुएं मानी गई हैं, उनका जो आधार बताया गया वो पिंड बताया गया। इसलिए वनस्पतियों में भी हम जीवन मानते हैं, विज्ञान ने कहता है, और जो जीव जंतु हैं उनमें हम जीवन मानते हैं। बाकी हम सनातन संस्कृति में किसी भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर लाइफ नहीं मानते और ना इसका समर्थन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य जी की जो विचारधारा थी अद्वैतवाद की, अद्वैत का मतलब क्या था कि दो नहीं है, क्या, गॉड और सोल, आत्मा और जीव, जीव और ब्रह्म जो है वो अलग अलग नहीं है, क्या है, एक है। यही विचारधारा थी। तो हमारे यहाँ जो एग्जिस्टेंस माना जाता है वो दो चीजों का माना था, एक तो गॉड का और दूसरा सोल का। और सोल किसमें पाई जाती है, केवल और केवल लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, ऐसा मानते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने पिंड से बताया। और इसकी डिटेल जो है अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर को देखिएगा तो आपको वहां से सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी टफ क्वेश्चन था। आप अगर केवल जीएस की इसकी तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल आपका नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। हालांकि जब भी कभी ऐसी कोई बात आए जिसमें नेचर को इंपॉर्टेंस दी गई हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हो, और खास तौर पर जीव जंतुओं को या नॉन लिविंग थिंग्स को, तो आप जैनिज्म के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये इसका संबंध अनेकांतवाद की विचारधारा से है। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जैनिज्म। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and canal? ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या है, देवराय फर्स्ट। विजयनगर एम्पायर जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा के कोस्ट पर बसा था, ये विजयनगर, इसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। और यहां पर 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था, जिसमें पहली डायनेस्टी कौन सी थी, संगम डायनेस्टी। 1336 में विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई, तो पहली डायनेस्टी कौन है, संगम डायनेस्टी। और संगम डायनेस्टी में ही, ठीक है, देवराय फर्स्ट आता है। और देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा पर जो है जो डैम बनवाया था और कैनाल्स का निर्माण कराया था इरिगेशन के पर्पज से, बहुत आसान सा था। और यही देवराय फर्स्ट है जिसने पहली बार अपनी आर्मी के अंदर मुस्लिम धर्मधरों को शामिल किया था, धर्मधर शामिल किए थे। और चूंकि इस्लाम में किसी को अभिवादन करने की परंपरा नहीं है, और खासतौर पर दूसरे धर्म के लोगों को, तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया था, अपने सिंहासन के आगे कुरान रखवा दी थी। तो लोग क्या करते थे, झुक जाते थे कुरान के सामने। इस तरीके से सुल्तान जो है शासक का भी अभिवादन हो जाता था, और कुरान की वजह से इस्लामिक जो सिपाही थे या जो कमांडर थे वो भी इसके सामने झुक जाते थे। तो ये देवराय फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा, और ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered Diu to Portuguese? जिनमें से किसने दीव जो है, दमन दीव का जो दीव आइलैंड है, वो किसने पोर्तुगीज को सौंप दिया था? आप ये जानते हैं कि पोर्तुगीज जो है वेस्टर्न कोस्ट पर अपना जो है
प्रभाव बनाकर रखे हुए थे, बॉम्बे भी उनके कंट्रोल में था, उनके आसपास का जो रीजन था वो उनके कंट्रोल में था। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर है सी। गुजरात का रूलर था बहादुर शाह, जिसने जो है सरेंडर कर दिया था दीव द्वीप को, किसको, पोर्तुगीज को। और पोर्तुगीज वायसराय कौन था, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा या कुन्हा बोला जाता है, ये उस समय पोर्तुगीज वायसराय था। ठीक है, और आपको ये भी याद होगा कि इसकी हत्या भी कर दी जाती है, जिसको डुबो करके जो है समुद्र में गिरा देते हैं और मार देते हैं बहादुर शाह को। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है, और ये एक इजी क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? पहले तो मैं लिख देता हूं, इजी क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर होगा डी। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसके थ्रू ये कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उस एक्ट के थ्रू ड्यूअल गवर्नमेंटशिप या द्वैध शासन को बंगाल में समाप्त किया गया। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने के बाद ये गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किए गए। और यहां ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से जो लास्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1829 से लेकर के 1935 तक रहा है। यहां ध्यान से इस बात को आप समझिएगा मित्र कि 1829 में जब ये आए थे विलियम बेंटिंग, तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर आए थे। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आ गया, और इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार, ट्रेड पर जो उनकी मोनोपोली बची हुई थी, किसके साथ, चाय, टी और चाइना के साथ, वो भी समाप्त कर दी जाती है। और अब इस तरीके से पूरी तरीके से व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से चले जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करने लगेगी। 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था, और इसी के थ्रू ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इनको अब माना जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और विलियम बेंटिंग वो पहले व्यक्ति हैं जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो भी विलियम बेंटिंग हो जाता, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो भी विलियम बेंटिंग इसका उत्तर हो जाता। ये क्वेश्चन इजी था, तो इसका सही उत्तर हो जाता डी आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये बात बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, यूपीएससी में आप अगर 50% के आसपास अप्रोच करते हैं, आप क्वेश्चन सही करते हैं 50% के आसपास, तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है। इस बार के पेपर का जो जनरल कट ऑफ लोग बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और जो हम लोगों का भी एक आइडिया कि 45 क्वेश्चन आपके आसपास जाना चाहिए। 45 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। अब ऐसे में आपको पेपर जो अटेम्प्ट करना चाहिए था, वो कितना करना चाहिए, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको 65% टू 70% के आसपास आपको करना चाहिए। बहुत हद है, अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएंगे, बिल्कुल तय बात है। तो कोशिश आपको ये करनी थी कि देखिए, दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स जो लोग क्वालिफाई करते हैं, ऐसा नहीं है जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनके पास कोई विशेष ज्ञान था, वो आपके जैसे ही लोग थे, आपके बीच में ही पढ़ रहे थे, आपके क्लासमेट रहे होंगे, सोर्सेज भी लगभग सिमिलर रहते हैं। फिर ऐसा क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि वो अपनी स्ट्रेटजी जो है, वो अपनी रणनीति जो है, बहुत प्रॉपर तरीके से उसको बनाते हैं और उस पर फोकस करते हैं। जैसे आपका पहला काम तो ये होना चाहिए था कि जब आपके पास 100 क्वेश्चंस आए, तो आपको केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चंस को टिक करना चाहिए था, उन्हीं को सर्किल करना चाहिए था जो आपको 100% श्योर थे। और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या, कभी भी पेपर को आप उठा करके देखेंगे, जो फ्रेशर्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी इस बात को एनालाइज करें, और पिछले कई सालों के पेपर को देखें, तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या आपको 35 के आसपास, प्लस माइनस हो सकता है, 2-1 क्वेश्चन हो, वो मिल जाती है अगर आपकी तैयारी प्रॉपर है। अब प्रश्न ये रह जाता है कि हमें बढ़ना कितना है, तो रह जाता है कि 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स अगर हम और चले जाएं, 10 to 15, मान लीजिए 10 to 15 के बीच में अगर हम चले जाएं, तो हम श्योर हो जाएंगे। तो पहली बार जब आप पूरे पेपर तक जाइए, 100 क्वेश्चन तक जाइए पहले आर के अंदर, और वहां से आप कोशिश करिए कि जितने क्वेश्चन आपको क्लियर पता है, उनका ऑप्शन में कोई डाउट आपको नहीं, उनको आप लेकर के आइए। अब क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, पेपर इस तरीके का आता है, तो अब आप क्या करते हैं कि क्या जो बचे हुए क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जैसे मान लीजिए 40 क्वेश्चंस आपने पहले चरण में कर लिए, जहां पर आप श्योर थे लगभग कि हाँ ऑप्शंस हमारे सही हैं, तो बचे हुए 60 क्वेश्चंस को अगले 1 घंटे के अंदर कवर करना है। अब आपको समस्या क्या होगी, आप बुकलेट को पलट रहे होंगे, बुकलेट को पलटेंगे तो किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। इसलिए जिन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, जिनको आपको छोड़ देना है, और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या अटेम्प्ट करना, महत्वपूर्ण ये कि पहले ये देख लीजिए कौन कौन से हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कहां पर हम बिल्कुल गेस नहीं है, कोई भी ऑप्शन हम टैली नहीं करा पा रहे हैं। जहां पर आपके पास डाउट 3 ऑप्शंस में है, या स्टेटमेंट कभी आपने नहीं सुना, कोई रिलेशन नहीं हो रहा उनके बीच में, कहीं भी आपको रिकॉल नहीं हो रहा, कुछ हमने इसके संबंध में बताया, ऐसे क्वेश्चंस को पहले ही क्रॉस लगाते हुए आगे बढ़िए।
और जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है उन पर अपना कोई भी सिंबल, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, सर्किल हो सकता है, बनाते हो चलिए। और ये क्वेश्चन मार्क या सर्किल उन्हीं क्वेश्चन में बनाइए जिनमें दो ऑप्शंस के बीच आपको डाउट नजर आ रहा है। तो पहले चरण में जो पेपर को पढ़ते हुए आप जा रहे हैं, जिनमें से आपको सटीक क्वेश्चन करने हैं, जिनमें डाउट है, आपको लगता है कि हम इनको आकर के वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस पर सर्किल बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। किन क्वेश्चंस को हमें देखना है, जिनको नहीं करना तो क्लियर कट जो है नंबर्स पे, जैसे यहाँ पर 59 लिखा था, मैंने क्या किया, क्लियर कट क्रॉस कर दिया, नहीं करना है आपको। इससे क्या होगा, जब आप वापस आएंगे तो आपका समय बचेगा और आप फटाफट उन्हीं क्वेश्चंस की ओर जाएंगे जिन पर आपने मार्क कर रखा है। और मार्क किए क्वेश्चन को आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, चूंकि दो ऑप्शन के बीच में जो है आपको आंसर निकालना है, इसलिए आप आसानी से वो काम कवर कर पाएंगे। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडरी एज लॉन्गेस्ट। अब ये नाम देखिए, आप अगर, मैं सबकी बात ही नहीं कर रहा, रॉबर्ट सेवल की बात नहीं कर रहा हूं, जेम्स वर्गीस की बात नहीं कर रहा हूं, वाल्टर इलियट और लॉन्गहर्स्ट, ये दो ऐसे नाम हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन को आपने जब पढ़ा होगा तो वहां पर लॉन्गहर्स्ट का नाम आता है उसके जो है डिस्कवर करने में। तो ये सभी जो है वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से जुड़े हुए हैं। तो जो पुरातात्विक खुदाई की गई है उससे ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि चार के चारों नाम में आपको बहुत सारे ना आ रहे हों, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आप इंस्क्रिप्शंस में, अभिलेखों में पढ़ते हैं। जैसे लॉन्गहर्स्ट का नाम अभिलेखों में आता है, वाल्टर इलियट का नाम आता है, ठीक है। तो आप इनके आधार पर भी जा सकते थे अगर आपने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के चैप्टर को पढ़ा, प्रॉपर इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज को, जो पूरे के पूरे एंशिएंट में अगर आप उनको पढ़ते हैं तो ये नाम आपको कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। चारों नाम नहीं मिलते, लेकिन ये लॉन्गहर्स्ट का नाम और वाल्टर इलियट का नाम जो मैंने बताया आसानी से आपको मिल जाता है। इसलिए क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका कह सकते हैं आप कि बहुत मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। मॉडरेट भी नहीं कहते, थोड़ा सा आप इसको क्या कहेंगे, मॉडरेट से ऊपर कहेंगे तब कहेंगे। तो ना इजी है पूरी तरीके से, ना ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन इसे अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, इसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। अगर आपने जो है इंस्क्रिप्शंस पढ़ा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये नाम जरूर सुने होंगे, ये नाम जरूर मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो फिर से आप देखिए, एक तरफ साइट दिखा हुआ है, दूसरी तरफ वेल नोन फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं। तो बेस नगर, शेवाइट केव साइन, भाजा बुद्धिस्ट केव साइन, सितनवासल जैन केव साइन। तो देखिए बेस नगर कहां है, ये विदिशा एमपी में है, लोकेशन वाइज चलेंगे आसान हो जाता है आपके लिए। भाजा महाराष्ट्र में है, सितनवासल तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देखिए जरा, बेस नगर को अगर आप देखें तो जब आप शुंग पीरियड पढ़ते हैं तो 9th शुंग रूलर भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आता है और विदिशा में वो गरुड़ पिलर की स्थापना करवाता है। और गरुड़ पिलर की स्थापना के साथ साथ ही वो स्वयं के लिए भागवत शब्द का प्रयोग करता है। तो पहली बात तो यहीं से अगर आप देखें तो भागवत संप्रदाय के लिए था, शैवेट नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन आपका हो जाता है खारिज। एक दूसरा भी मैं आपको उत्तर देता हूं, बेस नगर से आपको बुद्धिज्म के भी एविडेंस मिलते हैं, बुद्धिज्म के भी प्रमाण मिलते हैं। कुछ केस ऐसी हैं जहां से हमें बुद्धिज्म के भी एविडेंस मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के भागवत संप्रदाय या बुद्धिज्म, इनका संबंध बेस नगर से है, क्योंकि बेस नगर जो है अभिलेख भी मिला हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार से उनका संबंध शैव धर्म से नहीं है, शैव साइंस यहां नहीं है, सॉरी। भाजा ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि भाजा क्या है, चैत्य है। चैत्य वो प्लेस होता था जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो क्या करते थे, वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, ठीक है। तो बुद्धिस्ट केव साइन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल सही है। और सितनवासल जो है ये जैन केव्स है। आर्ट एंड कल्चर अगर आप पढ़े होंगे तो मैंने बार बार कहा कि आपने मेंस आर्ट एंड कल्चर अगर कायदे से पढ़ा तो आपके प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चन कवर होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन आपका देखिए है ओनली 2, ये सॉरी इसमें 2 केवल सही है, ठीक है। तो करेक्टली मैच कौन कर रहे हैं, 2 मैच कर रहे हैं। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 दिया है 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। ये आपका एक स्टेटमेंट करंट या स्टैटिक जीके का आपका कह सकते हैं कि 7 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया था। तो ये अपने आप में कथन सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। और ये कह रहे हैं कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था वो इसी तारीख को चलाया गया था। तो बिल्कुल सही है। यहां पर आप देखिए कि जब जुलाई में 20 जुलाई को, 20 जुलाई को, इन नोट्स में मैंने प्रॉपर डेट्स के साथ लिखाया हुआ है, 20 जुलाई को 1905 में कर्जन द्वारा यह घोषणा की जाती है कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, विभाजन करेंगे। इस पर जो है बंगाल के जो इंटेलेक्चुअल से बुद्धिजीवी थे वो विरोध में आते हैं और 7 अगस्त को
कलकत्ता के टाउन हॉल में कासिम बाजार के राजा मणिंद्र चंद नंदी की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है और वहीं पर उसी दिन स्वदेशी और बायकॉट का प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो इफेक्टिव हो जाता है, जब बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। इस दिन 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर आराधन दिवस, आराधन दिवस का मतलब था चूल्हे नहीं जलाए जाएंगे घर में, हर्ष जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, चूल्हे नहीं जलेंगे। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के कहने पर आराधन दिवस मनाया जाता है, वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अब इसमें देखते हैं कि क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है, तो बिल्कुल। हैंडलूम डे क्यों 7 अगस्त को डिक्लेयर किया गया नेशनल हैंडलूम डे? इसलिए किया गया क्योंकि जब स्वदेशी की बात की गई तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार बॉयकॉट इस हद तक हुआ था, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, मंदिरों में पुजारियों ने विदेशी चीनी का बना हुआ प्रसाद चढ़ाने से भी भगवान को मना कर दिया था। उस समय बॉयकॉट इस लेवल पर चला गया था। और ऐसे में हैंडलूम, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से क्रश करा था धीरे धीरे प्लासी के युद्ध के बाद, जैसे जैसे उन्होंने अपने आपको पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टेब्लिश किया था, वो क्या होते हैं, हैंडलूम पुनर्जीवित होते हैं और फिर से जो है हथकरघा उद्योग, क्योंकि भारतीय गुड्स की, भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई थी, इसलिए जो है उसका प्रोडक्शन ये लोग शुरू करते हैं। तो इस आधार पर अगर आप उत्तर की बात करें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका ए। तो यहां पर हिस्ट्री से आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको कवर करा दिया। 13 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट से जुड़े हुए हैं। ये ट्रेंड मैंने बार बार अपने वीडियोस में कहा है, मेरे जो लाइव वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बात कही हुई है कि आपको आर्ट एंड कल्चर को फोकस करना चाहिए और ये ट्रेंड आपको अगले एग्जाम में भी मिलना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के पिछले कई सालों से लगातार आयोग पूछता चला जा रहा है। वो चाहे धौलावीरा का जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना हो, ठीक है, वो कच्छप डायनेस्टी द्वारा बनाया गया जो 64 योगिनी टेंपल हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, रामानुजाचार्य जी की स्टैचू का इनॉग्रेशन हो, ये 20, 21 और 22 में यूपीएससी ने लगातार इस तरीके के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे हैं। संगम में इससे क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो आप अगर इस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, देखिए यूपीएससी को आप तभी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, जब आप ट्रेंड को सही ढंग से समझेंगे। और ट्रेंड जो है आपका वो दिखाई दे रहा है लगातार कुछ वर्षों से कि आर्ट एंड कल्चर फोकस कर रहे हैं, एंशिएंट को फोकस किया जा रहा है। ये स्टेट एग्जाम में भी धीरे धीरे इसका रोल बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको फिलहाल आर्ट एंड कल्चर को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आपको प्रॉपर पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। और आने वाले एग्जाम आपके बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो एग्जाम आपने दिया है इसमें आपने बहुत बेहतर किया होगा और आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है आपको अलविदा कहता हूं। थैंक यू।